आज रोहिणी बहुत खुश है। खुश होने की वजह भी यह है कि जिस पल का इंतज़ार वह कई वर्षों से कर रही थी, आज अपनी आंखों के सामने होते हुए देखेगी। हो भी क्यों ना एक माँ खुश जब बेटे को फलते फूलते दिखे। हॉल की खचाखच भरी कुर्सी में बैठी रोहिणी भीड़ में खोई सी थी। उसके चारों तरफ अजनबी लोगों का हुजूम था। गर्व के साथ साथ करुणा का कोमल रस उसके भाव जगत में तीर रहा था। अपने बेटे को ग्रेजुएशन की काली पोशाक में देखकर वह फूली नहीं समा रही थी। उसका गौरवर्ण बेटा निपट काली पोशाक में खूब जच रहा था। आज उसका बेटा दुनिया के एक मशहूर शैक्षिक संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर रहा है। वह टेक्सास से अकेले अपने बेटे के ग्रेजुएशन के उत्सव में शामिल होने बोस्टन आई थी, यानी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी छोर से दक्षिणी छोर। पति नौकरी की व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। कितनी सीढ़ियाँ बेटे ने चढ़ी, कितनी मील के पत्थर पार किए। प्राथमिक से जूनियर स्कूल और फिर हाई स्कूल, उसके बाद इंटर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, इंटर्नशिप, नौकरियों के लिए आवेदन, इंटरव्यू। 3 नौकरियों के ऑफर मिलने पर उसने इंटरव्यू देने बंद कर दिए थे। तीनों में से कौन सी नौकरी चुने? चयन मुश्किल जो हो गया था। प्रभावशाली भाषणों के दौर चल रहे थे। चीफ के बाद डीन, फिर संस्थान के अन्य अधिकारी। भाषणों की कुछ अभिभूत कर दिया। यह शैक्षिक संस्था जिसने तुम्हारी योग्यता को तराशा, गुरु जिन्होंने तुम्हें ज्ञान दिया, अभिभावक जो तुम्हें इस संस्था तक लाए, सभी आज एक छत तले हैं। यह एक दुर्लभ सुनहरा क्षण है। तुम में से कोई इंजीनियर बना है, कोई डॉक्टर तो कोई अकाउंटेंट। यह पल तुम्हारा है, भविष्य तुम्हारा है। विश्व और समाज में मौजूदा समस्याओं का निवारण करो और इस जग को और हसीन बनाओ। तुम्हारी शिक्षा कब खत्म नहीं होगी। इस संस्थान के बाहर भी तुम्हारी शिक्षा जारी रहेगी। अभिभावकों का कई बार आभार प्रकट किया गया था। छात्रों को अपने माता पिता के सम्मुख शीश झुकाने के लिए कहा गया। कईयों की आंखें भर आई। कुछ माताएं भावावेश में अपनी कुर्सियों से उछलकर अपनी संतानों के करीब जाकर उनकी बलैया लेने लगीं। रोहिणी भी अपने बेटे के करीब गई। उसके 6 फुट 2 इंच लंबे बेटे को अपनी ठिगरी माँ के गले लगने के लिए काफ़ी झुकना पड़ता है। उन्हें एक दूसरे के गले लगते देख एक अमेरिकन आदमी रोहिणी से बोला, तुम छोटी हो मगर तुम्हारा बेटा बहुत लंबा है। अपने पापा पर गया होगा जरूर। रोहिणी मुस्कुरा कर रह गई। वह और उसके पति दोनों छोटे कद के हैं। रंग भी उनका दबा हुआ है। उनका बेटा इतना गोरा और लंबा कैसे हो गया? हर कहीं इसका जिक्र हो जाता। मेरी एक ही इच्छा है, इसको खूब पढ़ाना लिखाना। जब भी उसका बच्चा शिक्षा में कोई मुकाम हासिल करता, ये शब्द उसकी मस्तिष्क में जोरों से बजने लगते। उसे लगता जैसे यह कल की ही बात है। लगता ही नहीं 21 वर्ष गुजर गए। उसकी भाभी की सखी की ननंद मनीषा कुछ पलों के लिए उनकी ज़िंदगी में आई और हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी बदल दी। पंचकुला के एक नर्सिंग होम में वह नर्स थी। उसने ही उनको सुझाया था। 12 सालों से मातृत्व सुख से वंचित रोहिणी के रोंगटे खड़े हो गए थे। दिल बेकाबू हो गया था। एक कुंवारी लड़की माँ बन रही है। समाज के लांछनों से बचने के लिए वह अपना बच्चा किसी को देना चाहती है। पढ़ी लिखी लड़की है, यूनिवर्सिटी में एमएससी कर रही है। अपने बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट हो गई। केवल उसके माता पिता जानते हैं उसकी गर्भावस्था के बारे में। अन्य सभी से यह बात गुप्त है। अगर लोगों को यह पता चल जाएगा तो वह बर्बाद हो जाएगी। कितना महीना चल रहा है? 7वां। हमें क्या वह अपना बच्चा गोद देगी? रोहिणी ने अपनी भाभी, जो कि मध्यस्था की भूमिका निभा रही थी, से पूछा। नहीं रोहिणी, गोद लेने देने का चक्कर ही नहीं। अस्पताल और म्यूनिसिपैलिटी के सरकारी रिकॉर्ड में माँ की जगह तुम्हारा और पिता की जगह तुम्हारे पति का नाम चढ़ेगा। नर्स कह रही है, उन्होंने ऐसे काम पहले भी कर रखे हैं। बच्चा चाहिए तो बताओ, बाकी बातें वे संभाल लेंगे। पर भाभी, यह तो धोखाधड़ी से बच्चा लेना हुआ ना। इसमें सभी की जीत है। लड़की कलंक से बच जाएगी, बच्चे को माँ बाप मिल जाएंगे और तुम्हें औलाद। उसे मुख देख भाभी ने उकसाया, यह सुनहरा मौका मत गवाओ रोहिणी।
एकदम नवजात बच्चा मिलेगा तुम्हें, गोद लेने का झंझट ही नहीं। रोहिणी और अमित का दिल घबरा रहा था, मगर वे तैयार हो गए। आज अगर जिंदगी उन्हें कुछ दे रही है तो उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। वह दिन आज भी रोहिणी को अच्छे से याद है। दिन शुक्रवार का था। सुबह 4:10 पर उनके घर का फ़ोन बजा था। वे सो रहे थे। फ़ोन की घंटी से नींद टूटी। हैरत हुई कि इतनी सुबह कौन फ़ोन कर रहा है। पंचकुला से नर्स मनीषा का फ़ोन था। बता रही थी लड़की कल शाम यहाँ नर्सिंग होम में भर्ती हो गई है। वह दर्द में है। डिलीवरी तीसरे चरण पर पहुँच गई है। बच्चा अब कभी भी हो सकता है। आप भी आ जाइए। रोहिणी फिर असमंजस में पड़ गई। अमित झल्लाया, अब यह कुछ सोचने विचारने का समय नहीं है। हमने उनसे वादा किया है कि हम बच्चे को लेंगे। वे हमारी राह ताक रहे हैं। वाकई अब सोचने विचारने का समय नहीं रह गया था। अब तो जो परिस्थितियाँ करवा रही है वही करे। जल्दी से तैयार होकर रोहिणी और अमित अपनी कार में सवार हुए और पंचकुला की तरफ निकल गए। तड़के ट्रैफिक नहीं था। दिल्ली से सोनीपत, फिर पानीपत, कुरुक्षेत्र पार करते हुए वे पंचकुला सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंच गए। उन्हें लड़की के परिवार के बारे में कुछ नहीं मालूम था। उसके नाम तक से परिचित नहीं थे वे सभी उसे सिर्फ लड़की पुकारते थे। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गायत्री दत्त अपने नाम से ही अपनी मैटरनिटी एंड डिलीवरी नर्सिंग होम चला रही थी। बहुत छोटा सा नर्सिंग होम था। एक ओपीडी रूम, एक जनरल रूम में 6 बिस्तर लगे हुए हैं, एक स्पेशल वार्ड संपन्न घरों की औरतों के लिए, एक कमरा नर्सों के लिए, एक लेबर रूम और एक ऑपरेशन रूम सर्जरी डिलीवरी के लिए। जब वे पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि वे ओपीडी रूम के बाहर लगे बेंच पर बैठकर इंतज़ार करें। वहाँ अधेड़ उम्र का एक ग्रामीण सा युगल पहले से ही बैठा था। उनके चेहरे पर मायूसी के भाव थे। वे समझ गए कि ये लड़की के माता पिता हैं। खैर, बीतती घड़ियों का किसी तरह सामना किया। आधे घंटे बाद नर्स बाहर प्रकट हुई। उनसे बोली, लड़का हुआ है। वह अधेड़ उम्र का युगल उदासीन भाव से बैठा रहा, मगर रोहिणी और अमित चहक उठे। नर्स बोली कि ओपीडी रूम में डॉक्टर उनको बुला रही हैं। वे पहले डॉक्टर से मिल लें। वे ओपीडी रूम के अंदर घुसे। डॉक्टर गायत्री दत्त अपनी कुर्सी पर विराजमान थे। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और चुपचाप बैठ गए। गायत्री दत्त ने वार्तालाप शुरू किया। आपको पता चल गया होगा कि लड़का हुआ है। बिल्कुल स्वस्थ है। बच्चे का वजन 4 पाउंड है। लंबाई भी बहुत अच्छी है। गायत्री दत्त ने बच्चे से संबंधित अन्य जानकारी भी दी। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना कर दिया। रोहिणी और अमित सुखद आश्चर्य से भर गए जब माता और पिता के कॉलम में उन्होंने अपना नाम देखा। एक कॉलम था, बच्चे के जन्म समय, माता की आयु। आपकी उम्र क्या है? गायत्री दत्त ने पूछा। रोहिणी अचकचाते हुए बोली, जी 40 साल में भी औरतों के बच्चे होते हैं, गायत्री दत्त बोली। गायत्री दत्त ने बताया कि उनके नर्सिंग होम में अभी तक सबसे कम उम्र की 15 वर्ष की लड़की माँ बनी है और सबसे अधिक 45 वर्ष में एक औरत माँ बनी है। हम म्यूनसिपैलिटी को सूचित कर देंगे बच्चे के जन्म के बारे में। आपको खुद वहाँ जाना पड़ेगा यह बर्थ सर्टिफिकेट लेकर, ताकि उनके रिकॉर्ड में भी बच्चे और उसके माता पिता का नाम चढ़ जाए। रोहिणी और अमित गायत्री दत्त के प्रति इतनी कृतज्ञता से भरे थे कि बोले वे उनके नर्सिंग होम को कुछ चंदा देना चाहेंगे। उन्होंने देख लिया था कि उनके नर्सिंग होम में सारी गरीब औरतें ही डिलीवरी के लिए आई हुई थी। संभवतः उनकी फीस बहुत कम हो। स्पष्ट इनकार करते हुए गायत्री दत्त बोली, यह तो बच्चा बेचने वाली बात हो जाएगी ना। यह हम सिर्फ उस लड़की को कलंक से बचाने के लिए और उसके बेटे को एक सुरक्षित घर देने के लिए कर रहे हैं। हम कम से कम डिलीवरी का खर्चा देना चाहेंगे, अमित बोले। देखिए, मैं लड़की से डिलीवरी का कोई खर्चा नहीं ले रही हूँ। वह तो एक छात्रा है। उसके माता पिता भी कोई अमीर नहीं हैं, गायत्री दत्त ने बताया। कौन कहता है यह दुनिया बेईमानी से भरी है। आप महान हैं, मगर यह बच्चा अब हमारा है। हम इसके जन्म का सारा खर्चा उठाना चाहेंगे। हमें खुशी होगी, अमित बोला। बहुत आग्रह पर गायत्री दत्त मान गई। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। फिर डॉक्टर गायत्री दत्त की फीस भी कोई बहुत अधिक नहीं थी।
₹3000 का बिल उनके सामने आया। 2000 उन्होंने नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मचारियों को नेक देने के लिए अपनी तरफ से छोड़ दिए। अभी आप बच्चे को सीधे दिल्ली ले जाएंगे? गायत्री दत्त ने पूछा। रोहिणी और अमित फिर अचकचा गए। बोले, हाँ, हमारा घर तो दिल्ली में ही है। अगर आप कहो तो कुछ दिन हम यही पंचकुला में ठहर सकते हैं। नहीं, आप बच्चे को सीधे दिल्ली ले जा सकते हो। दिल्ली पहुंचकर किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से संपर्क कर लेना। वह आपको बच्चे की खुराक, पोषण, टीके वगैरह के बारे में गाइड करता रहेगा। फिलहाल सफ़र के लिए हम आपको अपने नर्सिंग होम से कुछ आवश्यक सामान दे देते हैं। गायत्री दत्त ने नर्स से कहकर उन्हें बच्चे के लिए कुछ कपड़े, एक फीडिंग बोतल में कुछ द्रव व एक में दूध के अतिरिक्त फॉर्मूला मिल्क का एक डिब्बा भी दे दिया। रास्ते व 1 हफ्ते के लिए बच्चे के लिए इतनी खुराक काफ़ी थी। फिर आप देख लेना। गायत्री दत्त बोली। थैंक यू। वे बुदबुदाए। उन्होंने डिलीवरी के खर्चे के अलावा जो कुछ गायत्री दत्त ने थमाया उसका भी भुगतान कर दिया। थोड़ी देर में नर्स मनीषा अंदर दाखिल हुई बच्चे को लेकर। रोहिणी और अमित अपनी जगह से उठ गए। उत्सुकता से बच्चे को निहारने लगे। नर्स ने बच्चा उनके हाथों में थमा दिया। कोमल, सुंदर, स्वस्थ शिशु बिल्कुल कृष्ण कन्हैया लग रहा था। बच्चे की कलाई में बंधे पट्टे पर अपना नाम बेबी ऑफ रोहिणी देखकर वह रोहिणी बेहद खुश हो गई। नर्स डॉक्टर से बोली, लड़की अपने घर जा रही है। तो जाने दो, गायत्री दत्त बोली। इनसे मिलना चाहती है। नर्स रोहिणी और अमित की तरफ इशारा करते हुए बोली। गायत्री दत्त सोच में पड़ गई। बोली, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, मगर यह भी चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। गायत्री दत्त ने रोहिणी और अमित से पूछा, क्या आप लड़की से मिलना चाहोगे? वे भी सोच में पड़ गए। गायत्री दत्त ने पहले ही उन्हें कह दिया था कि लड़की का परिचय उनसे गुप्त रखा जाएगा। लड़की और उनके बीच किसी तरह का संपर्क नहीं रहेगा। पर अब तो लड़की खुद ही उनसे मिलना चाहती है। डॉक्टर गायत्री दत्त को भी आपत्ति नहीं है, सो उन्होंने हामी भर दी। रोहिणी बोली, ठीक है, मिल लेते हैं। देखे तो सही किसने इतना सुंदर बच्चे पैदा किया है। गायत्री दत्त मुस्कुराने लगी। नर्स ने दरवाज़ा खोला और लड़की को अंदर आने के लिए संकेत किया। एक 19-20 साल की लड़की कमरे में प्रविष्ट हुई, साथ में उसके माता पिता। प्रसव की थकान उसके बदन में समाई थी। चेहरा कुम्हलाया, देह बलहीन। सलवार कमीज पर सिलवटें पड़ी हुई हैं। ढीला ढाला स्वेटर, मुड़ा तुड़ा दुपट्टा उसके गले में बंधा हुआ है, पर इसके बावजूद वह सुंदर लग रही थी। एक अपराध की तरह वह उनके सम्मुख भूत की तरह खड़ी हो गई। घर में यह सबसे छोटी है। 4 भाइयों बाद पैदा हुई थी। हमारे लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया, पिता बोले। हिप्पी की तरह रहती थी यह। गलती कर बैठी। वह छोरा तो आराम से घूम रहा है, यह फंस गई। यह पूरा साल इसका पढ़ाई का बर्बाद हो गया, माँ बोली। मोटे मोटे आंसू लड़की की आंखों से टपकने लगे। उसकी माँ भी उसके संग रोने लगी। स्त्रियों के उत्पीड़न की अनंत कथा है। रोहिणी और अमित का दिल पसीज गया। अमित, जो कि उसकी दुगनी उम्र का था, बोला, बेटा, तुमने कोई पाप, कोई अपराध नहीं किया। तुमने वही किया जो सृष्टि का नियम है। हम तुम्हारा आभार प्रकट करना चाहते हैं। अपनी अमानत को हमें सौंपने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हुए अमित के हाथ जुड़ गए। अरे आप शर्मिंदा ना करें, यह तो इसके लिए एक अभिशप्त पुत्र है। लड़की का पिता दुखी भाव से बोला। इससे छुटकारा पाने में ही इसकी भलाई है। भला है आप लोगों का जो इसे ग्रहण कर लिया, नहीं तो हमें किसी नदी नाले में बहाना पड़ता। कृपया बच्चे को अभिशप्त मत कहिए, रोहिणी ने लड़की के पिता को टोका। इतनी घिनौनी बातें मत करिए, गायत्री दत्त ने उन्हें फटकारा। लड़की और जोरों से रोने लगी। सभी मिलकर लड़की को सहलाने पुचकारने लगे। अमित बोला, बेटी, मन में कोई गुनाह ना पालो। थोड़ी देर में जब लड़की संयत हो गई तो रोहिणी ने उससे प्यार से पूछा, तुम कुछ कहना चाहती हो? व्यथित नयनों से उसने अपने पुत्र को निहारा। होठ फड़फड़ाए। बच्चे को दुलराते हुए कपकपाते स्वर में बोली, मेरी बस एक ही इच्छा है, इसे खूब पढ़ाना लिखाना, बड़ा अफसर बनाना। हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम इस शिशु को दुनिया के नामी स्कूल कॉलेजों में शिक्षा के लिए भेजेंगे।
रोहिणी और अमित लड़की का हाथ पकड़ते हुए भावुक स्वर में बोले। सभी की आंखें नम हो गई। गायत्री दत्त लड़की से बोली, तुम्हारी उम्र भी अभी पढ़ने लिखने की है बेटा। 1 साल बर्बाद होने से ज़िंदगी थमती नहीं। खूब पढ़ो लिखो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और अपने माता पिता का संबल बनो। आंसू पोंछते हुए लड़की ने अपना सिर हिलाया। भले ही वह कमज़ोर लग रही थी, मगर उसमें एक दृढ़ता भी सभी को नजर आई। गायत्री दत्त का आभार प्रकट कर सभी उनके नर्सिंग होम से बाहर निकल आए। लड़की ने अश्रुपूर्ण नयन से अपने पुत्र को विदा किया। फिर वह अपने माता पिता के साथ आगे बढ़ ली। रोहिणी और अमित उस लड़की का परिचय जाने बगैर खुशी से चमकते नेत्रों से उसके नवजात बेटे को अपनी बाहों में समेट अपनी कार में सवार हो गए। कार का इंजन स्टार्ट करते हुए अमित रोहिणी से बोला, तुमने एक बात गौर की? लड़की बहुत लंबी है। अगर उसका बॉयफ्रेंड भी लंबा हुआ तो यह बच्चा भी लंबा जाएगा और हम दोनों छोटे कद के। यह जैसा भी जाएगा अब यह हमारा है। रोहिणी बच्चे को अपनी आंखों से लगाते हुए बोली, इसे खूब पढ़ाना लिखाना, बड़ा अफसर बनाना। रोहिणी के मन मस्तिष्क में शब्द हमेशा के लिए बंध गए और जब तब ये शब्द उसके मस्तिष्क में प्रतिध्वनित करते रहे। पंचकुला से दिल्ली की वह कार यात्रा इतनी सुखद व संवेदना से परिपूर्ण थी कि रोहिणी कभी भी उन लम्हों को भूल नहीं सकती। उसकी गोदी में उसके शॉल से ढका नया नया जन्मा बच्चा, जिसे लेकर वह तरह तरह के सपने बुनने लगी थी। मन में अपार प्रसन्नता थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खजाना मिल गया हो। 8 बज चुके थे। धूप खिल गई थी। ठंडी हवाएं चलनी बंद हो गई थी। आसमान में उड़ते रूपहले बादल अद्भुत छटा बिखेर रहे थे। नवजात को लेकर वह पहले मंदिर दर्शन के लिए गए, जहाँ वे अक्सर बच्चे की मुराद मांगने जाते थे। आज वे ईश्वर का शुक्रिया अदा करने के लिए गए, फिर अपने घर आए। 6 हफ्तों तक उन्होंने बच्चे के विषय में किसी को भी नहीं बताया। बच्चे के साथ रोहिणी घर में कैद रही, यहाँ तक कि घर के काम करने वाली बाई को भी छुट्टी दे दी। सिर्फ पड़ोस की पॉलीक्लिनिक के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर चोपड़ा से उन्होंने संपर्क स्थापित किया। डॉक्टर चोपड़ा ने हर एक हफ्ते उनके घर में ही विजिट दी। वह भी ज़रूरत पड़ने पर उसे अपने आंचल से ढककर बच्चों को उनकी क्लिनिक में ले गई। इस परिसर में रहने वालों के उदासीन व्यवहार को रोहिणी जब तब कोसा करती थी, अब सराह रही थी। यहाँ के लोग बस अपने काम से काम रखते हैं, किसी के घर में ताक झाँक नहीं करते। बहुत अच्छा। जब 6 हफ्ते गुजर गए तो उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर वाले पड़ोसी हिमांगी पटेल, जिससे उनके अच्छे संबंध थे, सूचित किया, हमारे बेटे को देखने हमारे घर आइए। मिसेस हिमांगी पटेल भी हैरत से भर गई। आपका बेटा? क्या तुम प्रेग्नेंट थी? तभी कहूँ तुम दिखाई क्यों नहीं दे रही थी? आप नीचे आइए तो सही, सब पता चल जाएगा। हिमांगी पटेल जब नीचे आई तो बच्चे को देखकर और हैरत से भर गई। तमाम सवाल उनके चेहरे पर। बोली, डॉक्टर चोपड़ा को मैंने 2-3 बार अपनी बिल्डिंग के बाहर देखा। मैं सोच रही थी कि किसके बच्चे को देखने यहाँ आए हैं। तब अमित बोले, हमारे बच्चे को देखने आते हैं डॉक्टर चोपड़ा। कुछ क्षण पश्चात लंबी सांस खींचते हुए वे बोले, नियति ने इसे हमारे लिए एक कुंवारी माता द्वारा पैदा किया। ओह, तो आपने इसे गोद लिया? ऐसा ही कुछ समझ लो। बस यह कहानी रोहिणी और अमित के सगे संबंधियों के बीच फैल गई कि उन्होंने 6 माह के एक शिशु को गोद लिया है। सिर्फ रोहिणी के भाई भाभी सच्ची कहानी जानते थे। शिशु के सभी रिवाज हुए, नामकरण, संस्कार, अन्नप्राशन, दीक्षा। विक्रांत नाम दिया उन्होंने अपने बेटे को। घर में प्यार से उसे विक को पुकारने लगे। विक्रांत जब 3 साल का हो गया तो उसे स्कूल में भर्ती किया गया। स्कूल के रजिस्टर में भी माता पिता के कॉलम में उनका नाम चढ़ गया तो उन्होंने राहत की सांस ली। बड़े चाव से रोहिणी उसका लालन पालन कर रही थी। वह उनका कुल दीपक था। जीवन भर की निराशा का घना अंधकार तिरोहित हो गया था, मगर दिल के एक कोने में यह भय निरंतर समाया था कि कहीं कभी किसी को कुछ संदेह ना हो जाए। लोगों को यह न खटके कि उनका बेटा उनसे इतना भिन्न क्यों है। शिशु तस्करी को लेकर आजकल सरकार बहुत चौकन्नी है।
पुलिस को अगर पता चल गया कि उन्होंने धोखाधड़ी की है, बच्चा उनका अपना नहीं है, उस गुमनाम लड़की का है, पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेगी। जब कभी उसे कहीं पुलिस खड़ी दिखती या पुलिस की गाड़ी नज़र आती तो वह काँप जाती। अपने मन का भय रोहिणी बार बार अपने पति के सम्मुख व्यक्त करती। कहीं पुलिस हमारे विक्कू को छीन ना ले, हमने इसे चुराया नहीं है, इसकी माँ ने हमें खुद ही सौंपा है। अमित पत्नी पर झल्लाया। हम यह कैसे समझाते फिरेंगे? पुलिस तो यही कहेगी कि हमने इसे लीगल तरीके से नहीं अपनाया है, हमारे पास कागजात जाली हैं। मैं कुछ करता हूँ। एक दिन अमित कुछ सोचते हुए बोला, क्या करोगे? यहाँ से हम बहुत दूर चले जाएंगे। कहाँ? रोहिणी ने सहमते दिल से पूछा। बहुत सारे देश है दुनिया में, दुनिया भर में कुछ ऐसे पैसे हैं जिनमें लोगों की मांग लगातार बनी हुई है। अमित एक शिक्षित टेक्निकल पृष्ठभूमि का था, जो अमेरिका में नौकरी खोजने का एक मददगार कारक बन गया। थोड़े ही प्रयत्नों से उसे अमेरिका के स्टेट टेक्सास के डाउनटाउन में एक तेल कंपनी में नौकरी मिल गई। वीज़ा के लिए अमेरिकन एम्बेसी गई तो भी दिल में दुखी थी कि कहीं यह राज ना खुल जाए, कोई तहकीकात ना हो और यह रहस्य खुल जाए कि यह उनका खुद का बच्चा नहीं है, ना ही उन्होंने उसे गोद लिया है। मगर उनके साथ जब विक्कू का भी अमेरिका का वीज़ा लग गया तो उन्होंने चैन की सांस ली। इत्मीनान हो गया कि विक्रांत को उनसे कोई नहीं छीन सकता, वह उनका है, सिर्फ उनका है। वे 4 वर्ष के विक्कू को लेकर अपने वतन से बहुत दूर अमेरिका आ गए। विक्कू यहाँ प्राइमरी स्कूल में भर्ती हुआ। यहाँ उसका लालन पालन हो लेगा। जो कसमकस उन्हें होती रहती थी यहाँ आकर ख़त्म हो गई थी। हर देश के अपने अलग रीति रिवाज होते हैं, कानून भी उसी तरह से बने हैं। वे पश्चिमी जीवन शैली से रूबरू हुए। भारत में अनब्याही माएँ तिरस्कार और लांछन का शिकार बनती हैं। नारी की स्थिति सभी देशों में एक सी नहीं है। उन्हें अमेरिका में नारी ज़्यादा स्वतंत्र तथा अपने अधिकारों के प्रति सजग दिखी। और यहाँ संतानोत्पत्ति के लिए विवाह का होना अनिवार्य नहीं है। कुंवारी और ब्रह्मचारी की परिभाषाएं अलग हैं। अनब्याहे लड़के लड़कियां सुख से वंचित क्यों रहें? यहाँ भी टीनेजर प्रेगनेंसी होती है। यहाँ भी छात्र लड़कियां अपने बच्चों को एडॉप्शन के लिए डालती हैं, मगर उसकी वजह अक्सर आर्थिक होती है। समाज की कलंक से बचना नहीं। बिना नारी के इस दुनिया की कल्पना नहीं हो सकती। लेकिन भारत में आज भी समाज में नारी को अपने अधिकारों के लिए अथक संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें उस परिचय विहीन कुंवारी लड़की पर बेहद दया आती है। इतने वर्षों बाद भी उसके प्रति उनका मन करुणा से भर जाता। विक्रांत उसके लिए एक अभिशप्त पुत्र था। लोकाचार के भय से कैसे उसे अपने बच्चे से वंचित होना पड़ा, गैरों को सौंपना पड़ा। खैर, भगवान ने इसे उनके लिए ही भेजा है, यह सोचकर वे प्रसन्नचित हो जाते। हंसकर स्वयं से ही कहते, हम तो मात्र इसके पालक माता पिता हैं। वे भी यही विचारते। वह लड़की पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हुई होगी, किसी नेक आदमी से उसका विवाह हुआ होगा और भी उसके योद्धा पुत्र हुए होंगे। वह मज़े से अपनी ज़िंदगी बसर कर रही होगी। उसका सबसे बड़ा पुत्र अच्छे माता पिता के साथ पल रहा है, इस बात का एहसास उसे अवश्य इत्मीनान देता होगा। दिन महीने साल यूं ही बीतते चले गए। उस दिन गायत्री दत्त नर्सिंग होम से रोहिणी अपने नवजात शिशु को शॉल में लपेटकर बाहर आई थी। नन्हा बच्चा जैसे ही उसकी गोद में समाया, समय ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। उसके आंचल के साये में पलकर वह मासूम धीरे धीरे बड़ा होता गया और आज वही नन्हा बच्चा 6 फुट का नौजवान बन चुका है। गोरा रंग, प्रशस्त लाट, चौड़े कंधे और बलिष्ठ देह। उसकी हर अदा में एक अनोखी शक्ति और आत्मविश्वास झलकता है। जब भी वह उसे माँ कहकर पुकारता है, रोहिणी का रोम रोम पुलकित हो उठता है, जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। वह उसकी आंखों के सामने ही प्राइमरी से सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी और अंततः विश्वविद्यालय की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। आज उसका विक्रांत MIT से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर उसे गौरवान्वित कर रहा है। उसका विक्रांत भी बुद्धिमान, दानशील, साहसी और पराक्रमी है। रोहिणी को अपने बेटे पर गर्व है, क्योंकि वह केवल उसका पुत्र नहीं बल्कि उसका संपूर्ण संसार है। उसकी हर आशा
और हर सपना उसी में साकार होता है। वह जानती है कि उसकी तपस्या का फल आज उसके सामने खड़ा है, जो न सिर्फ उसकी आकांक्षाओं का प्रतीक है बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा गौरव भी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।